ये कौन सा देश है जहाँ बच्चों को दूध के पैकेट की तरह ले जाया जाता है? और चाइना में 5th क्लास के बाद ये लिखने के लिए क्या दिया जाता है जिसके बाद आप स्कूल जाना ही छोड़ दोगे? भाई वीडियो को 3 गिने तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। 1, 2 और 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिकली किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह आप वहाँ स्कूल्स में भी स्कार्फ, टर्बन्स और क्रॉस जैसी चीज नहीं पहन सकते, जो इस देश के सेक्युलरिज्म को दिखाता है। नंबर 2, आपने इंडिया में बाइंडर्स यानी ये चीज ज्यादातर सिर्फ फाइल्स पर ही देखे होंगे, जिन्हें लगाकर हम फाइल्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन यूएसए में तो इसे स्कूल के बुक्स में भी यूज किया करते हैं। वहीं पर इंडिया में बाइंडिंग पिन्स काफी ज्यादा होती है, लेकिन कनाडा में मोस्टली ये 3 पिन वाली स्टाइल यूज किए जाते हैं। नंबर 3, इंडिया में मोस्टली जो आपने शार्पनर देखे होंगे वो काफी वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो जर्मनी की एक कंपनी अपने शार्पनर बनाने के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है मोबियस प्लस टूपोर्ट, जिनके शार्पनर सॉलिड ब्रास के बने होते हैं, जिनके टूटने के चांसेस तो आप भूल ही जाओ। इतना ही नहीं, इन्हें दुनिया के सबसे फाइनेस्ट शार्पनर्स में से एक भी कहा जाता है। नंबर 4, हमारे टाइम पर ज्योमेट्री बॉक्स बहुत सिंपल और एक ही तरह के होते थे, जो हर कोई बच्चा वही यूज करता था, जिसमें वो कंपास और बाकी ज्योमेट्री की चीजें होती थी, जिसमें हम अपना पेंसिल शार्पनर डालकर उसे ही कैरी बॉक्स की तरह यूज कर लेते थे। लेकिन आप जर्मनी के बॉक्सेस में देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी, क्योंकि ये दिखने में इतने ज्यादा कूल लगते हैं, क्योंकि ये लोहे से नहीं बना है बल्कि इसे पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, जिसकी शाइनिंग बताती है कि ये महंगा ही होगा ऑब्वियसली। नंबर 5, स्कूल बैग्स। पुराने टाइम में इंडिया में बैग्स का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि मोस्टली बच्चे सिर्फ एक तख्ती टांग कर ले जाया करते थे। आपके पेरेंट्स को ये पता होगा। उसके बाद आई बैग्स की बारी, जिसने बच्चों की दुनिया में कलर्स भर दिए। जिसमें सबसे पहले आए थे वो चटकनी वाले वाइड बैग। उसके बाद ये बैग स्टाइल आप सब जानते ही हो, लेकिन जापान का स्टाइल शुरू से ही बहुत सिंपल था। जापान के स्टूडेंट्स रैंडो सेरो नाम का एक बैग इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत मजबूत लेदर के बैग्स होते हैं, जिनका फटना तो बहुत मुश्किल ही था। वैसे शुक्र है इंडिया में ऐसा कोई बैग नहीं है, वरना हर साल हमें नए बैग नहीं मिलते, वो भी अपने पसंद के। वही कोरिया में इंडिया की तरह कलरफुल और लाइट वेट बैग्स होते हैं। नंबर 6, इंडियन बच्चों का वेपन 5th क्लास तक मेजरली पेंसिल ही होता है, लेकिन बहुत टाइप्स के पेंसिल आते हैं, जैसे राउंड, ट्रायंगल और बहुत सारे। लेकिन 5th क्लास के बाद बच्चों को पेन दे दिया जाता है। देखकर शुरू में तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से बहुत शौक होता है पेन से लिखने का। लेकिन पेन से लिखने का मतलब है हम अपनी गलतियों को अब मिटा नहीं सकते। अब हर स्कूल में इसी तरह पेन यूज किया जाता है, लेकिन जर्मनी के स्कूल में बच्चे अब भी फाउंटेन पेन यूज करते हैं। वही चाइना जैसे देश में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अभी भी ओल्ड स्कूल कैलीग्राफी ब्रशेस यूज किए जाते हैं, जबकि यूएस इंडिया की तरह पेंसिल और बॉल पेन बनाकर यूज करता है। नंबर 7, फिनलैंड में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि उन्हें रन स्टेट की तरफ से किया जाता है, जहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। फिनलैंड का कहना है कि एजुकेशन का मतलब यही है कि वो सबको बराबरी से मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स किसी शॉप की तरह है और पेरेंट्स किसी और कंट्री में अपने बच्चों को जो चाहे दिला सकते हैं। उनके पास चॉइस होती है। हालांकि फिनलैंड में भी उनके पास चॉइस है, लेकिन सारी चॉइस सेम ही है। फिनलैंड के स्कूल्स में सारे बच्चों को फ्री खाना, हेल्थ केयर और साइकोलॉजिकल हेल्प भी दी जाती है, जो मैंने नहीं सुना कहीं और भी मिलती होगी। और यहाँ के क्लास भी बहुत कलरफुल होते हैं, जबकि बहुत देशों का हाल ऐसा है, वहाँ अच्छी क्लासेस ही नहीं है। और स्वीडन जैसे देश में तो ओपन क्लासेस भी बनाए जा रही हैं, जैसे एक ही बड़े से स्पेस में एक से ज्यादा क्लासेस होंगे, जिससे स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा। लेकिन इसके नुकसान बहुत है, क्योंकि एक क्लास के शोर में कोई दूसरी क्लास नहीं पढ़ सकती है। वही सऊदी अरब जैसे आप सब जानते ही होंगे एक इस्लामिक देश है, और इस्लाम मिक्स जेंडर गैदरिंग को अलाउ नहीं करता, इसलिए वहाँ पर स्कूल में भी यही चीज फॉलो होती है। क्लासरूम्स में लड़के और लड़कियाँ अलग अलग पढ़ते हैं। नंबर 8, कोरिया इतना एडवांस देश है, वहाँ पर बच्चों के पास डिजिटल नोटबुक्स होती हैं, जिन पर वो अपने नोट्स लेते हैं, जो अपने आप कलर पर सेव हो जाती है, जिससे वो कहीं भी ओपन कर सकते हैं और किसी को भी इजीली अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह न्यूजीलैंड के स्कूल्स में भी डिजिटली टूल्स को स्कूल्स अपना रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। नंबर 9, सब बच्चे अच्छे से रूल फॉलो करें, इसके लिए यहाँ पे स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। बच्चों के कंफर्ट के बारे में शायद ही कोई स्कूल सोचता होगा, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के कंफर्ट की काफी चिंता करते हैं, जिसकी वजह से इन जगहों के स्कूल्स में शूज ऑप्शनल है। मतलब अगर आपका मन है तो आप बिना शूज के, स्लीपर्स के वगैरह में किसी भी आउटफिट में स्कूल आ सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नंबर 10, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव
गरीब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सबको बस सेम सब्जेक्ट के मार्क्स से कंपेयर किया जाता है। लेकिन कुछ स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इटली के स्कूल्स में पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा भाव दिया जा रहा है। ब्राजील में फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया के बहुत स्कूल्स में भी उनको बहुत पुरानी अब ओरिजिनल आर्ट भी सिखाई जाती है, जो इंडिया की कढ़ाई से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। लेकिन इंडियन कढ़ाई को अब कमर्शलाइज कर दिया गया है। वही ऑस्ट्रेलिया में इसे आर्ट के रूप में देखा जाता है। नंबर 11, शायद आपका इस वाले पॉइंट में काफी सालों का डाउट क्लियर होने वाला है कि दूसरे देशों के स्कूल्स में स्कूल का टाइमिंग क्या होता है। तो ब्राजील में स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसके बाद बच्चों को लंच के लिए घर भेज दिया जाता है। फ्रांस में स्कूल को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक चलाया जाता है, लेकिन इसके अंदर बच्चों को 2 घंटे का बड़ा लंच भी मिलता है। ऐसे ब्रिटिश स्कूल्स में 9 से 3:30 तक रन किया जाता है। बात करें साउथ कोरिया के, तो मामला काफी मेहनत भरा है, क्योंकि साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं वो लगभग 14 से 16 घंटे तक अपनी डेस्क पर ही रहते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चे डिनर के लिए घर जाते हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स दोबारा फिर प्राइवेट स्कूल्स यानी ट्यूशन टाइप स्कूल्स में जाते हैं, ताकि मेन स्कूल में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए। इसके बाद भी उन्हें कुछ टाइम होमवर्क भी करना पड़ता है। इसलिए साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स इंटरनेशनली सबसे सक्सेसफुल बच्चों में से एक है, लेकिन इसके लिए वो सबसे ज्यादा मेहनत भी करते हैं। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। बात करते हैं बाहर के देशों के क्लासरूम्स की। आपने देखा होगा इंडिया में क्लासेस छोटे बड़े होते हैं। कोई स्कूल्स में हम जाओगे तो वहाँ बहुत बड़े क्लासेस होंगे, तो कोई स्कूल्स में बहुत छोटे छोटे क्लासेस होंगे, और ये अलग अलग स्कूल्स पे अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जापान को ही ले लो, जापान में क्लासेस छोटे छोटे होते हैं और इनका एक एवरेज साइज भी होता है। और आपने देखा होगा कुछ एनिमेज में, जैसे कि निंजा हथौड़ी और डोरेमोन में, कि क्लासेस का साइज एक टाइप का ही होता है, कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होता। तो वही जापान में ऐसे क्लासेस बनाए जाते हैं जहाँ पे एवरेज 25 स्टूडेंट्स बैठ सकें। यहाँ के सब क्लासेस का साइज उतने तक ही होता है, ज्यादा कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ का ये स्टैंडर्ड साइज है। फिर बात करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म्स की। मैंने पहले भी ये पॉइंट बहुत बार सुना है, लेकिन इस बार का केस थोड़ा अलग है। मैंने पहले बताया था कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन भूटान में बात ही अलग है। इस देश के सभी स्कूल्स का यूनिफॉर्म एक ही है और इनको ये नेशनल यूनिफॉर्म कहते हैं। मतलब हम जैसे इंडिया में देखते हैं अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, लेकिन भूटान में बात ही अलग है। यहाँ पे हर एक बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक एक ही यूनिफॉर्म पहनता है। और भूटान वाले कहते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, कि ये यूनिफॉर्म्स भी एक कल्चर का पार्ट है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि ट्रिगर इंसान की इस लाइव स्ट्रीम में उनको ऐसा क्या दिखा कि वो इस स्ट्रीम को देखकर आज तक डरते हैं। और टेक्नो गेमर्स को ऐसा कौन सा सपना आया था कि अगर ये पूरा होता तो ये टेक्नो गेमर्स का आखिरी वीडियो होता। भाई इस वीडियो में यूट्यूबर्स के सबसे हॉरिफिक मोमेंट्स हैं, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।